हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ा था और आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी केमिकल रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चलिए इस पार्ट को देखते हैं। सबसे पहले रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर पहला रिएक्शन हम क्या देख रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ एनहाइड्राइड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड से एनहाइड्राइड कैसे जनरेट होता है, ये पहला रिएक्शन है हमारा। जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को H+ दैट इज एसिडिक मीडियम में या फिर P2O5 के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो यहां पर हमें एनहाइड्राइड ऑब्टेन होता है और ये रिएक्शन हमें डायरेक्टली ध्यान रखना है। जब मैं इस रिएक्शन की बात करता हूं तो यहां पर एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है। यहां पर दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल से वाटर का रिमूवल होता है और हमें यहां पर एसिड एनहाइड्राइड ऑब्टेन होने लगता है। तो इसलिए आप यहां पर देख सकते हो हमने दो कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल यहां पर बनाए और अगर मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक साइड से OH और दूसरे साइड से अगर H हटा दूं, दोनों से मिला के अगर वाटर यहां से रिमूव कर दूं तो आपको ये एनहाइड्राइड यहां पर क्रिएट होता हुआ दिख जाएगा। क्लियर? तो ये चीज हमें यहां पर ध्यान रखना होता है। अगर मैं इन रीजन्स की बात करूं, इन रीजन्स को हमने एक जगह और यूज किया है। कहां पर? एल्कोहल के साथ। हमने एल्कोहल का भी रिएक्शन कराया था H+ हीट के साथ और एल्कोहल का रिएक्शन हमने P2O5 के साथ भी कराया था। और यहां पर जब हमने ये रिएक्शन कराया था इसके साथ तो यहां पर भी डिहाइड्रेशन होता था और यहां पर एल्कीन मुझे ऑब्टेन होता था। बट जब मैं यहां पर डिहाइड्रेशन की बात करता हूं तो ये एक इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन था। लेकिन जब मैं इस रिएक्शन की यहां पर बात करता हूं कार्बोक्सिलिक एसिड का इन रीजन्स के साथ तो यहां पे इंटरमोलिकुलर डिहाइड्रेशन हो रहा है। हम दो मॉलिक्यूल के कॉम्बिनेशन से यहां पे वाटर को रिमूव कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इन रीजन्स को यहां पर ध्यान रख सकते हो कि ये डिहाइड्रेशन यहां पर करता है। क्लियर? अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में सिंपली आपको इस तरीके से लिख के दे देता है, आपको एसिड दे दिया और यहां पे H+ हीट दे दिया। तो अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन में मेंशन्ड है तो यहां पर आपको प्रोडक्ट अपने आप क्रिएट करना होगा और प्रोडक्ट क्रिएट करने का जो तरीका है वो सेम होगा। इसके दो मॉलिक्यूल आपको लेने पड़ेंगे। तो यहां पर एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल ले लीजिए और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वाटर को रिमूव कर दीजिए एंड जैसे ही आप वाटर को रिमूव करोगे आपको यहां पर प्रोडक्ट क्रिएट होता हुआ दिख जाएगा। तो इस रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो एसिटिक एनहाइड्राइड होगा। यहां पर एसिटिक एसिड था, वाटर रिमूवल होने के बाद जो बना उसे हम एसिटिक एनहाइड्राइड बोलते हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हमें यह ध्यान रखना होता है। अगर मैं एक और रिएक्शन की बात करूं, ये जो P2O5 रिएजेंट है ये हमें एक और जगह मिलता है। सिंस हम इस रिएजेंट को यहां पर डिस्कस कर रहे हैं तो इसका एक और रिएक्शन मैं इसी टॉपिक में यहां पर कवर कर रहा हूं। जब मैं अमाइड का रिएक्शन इस P2O5 के साथ यहां पर कराता हूं तो यहां पर भी डिहाइड्रेशन होता है, यहां पर भी वाटर का रिमूवल होता है। किस तरीके से? अमाइड में यहां पे H2O जो है वो कुछ इस तरीके से रिमूव हो जाता है और जैसे यहां से H2O रिमूव होगा यहां पे आप देख सकते हो इस कार्बन के दो बॉन्ड फ्री हो गए, इस नाइट्रोजन के दो बॉन्ड फ्री हो गए। तो यहां पे हमें क्या ऑब्टेन होने लगता है? साइनाइड ऑब्टेन होने लगता है। तो यहां पे जब हम P2O5 की बात करते हैं ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसा बिहेव कर रहा होता है। अल्कोहल में भी डिहाइड्रेशन कर रहा है, यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड में भी डिहाइड्रेशन कर रहा है, अमाइड में भी ये डिहाइड्रेशन कर रहा है। तो इसे ध्यान रखिएगा, ये एक कैसा एजेंट होता है? डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। और ये जो रिएक्शन हमने यहां पर लिखा है अमाइड का, दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसे अच्छे से याद रखिएगा। अमाइड P2O5 हीट, तो हमें क्या क्रिएट कर देना है? वहां पे साइनाइड क्रिएट कर देना है। क्लियर? तो दिस इज रिगार्डिंग दिस फर्स्ट रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम देख रहे हैं वो है कन्वर्जन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड टू एसिड हलाइड। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे आपको बहुत बार क्वेश्चन मिलेगा तो हमें ये रिएक्शंस को भी याद रखना है। यहां पर आप देख सकते हो हम रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन यहां पर आप देख सकते हो PCl3, PCl5, SOCl2। ये तीन रिएजेंट हमने पहले भी कहीं पढ़े हैं। कब? जब हमने अल्कोहल के रिएक्शंस करवाए थे। अल्कोहल का रिएक्शन PCl3 के साथ, अल्कोहल का रिएक्शन PCl5 के साथ, अल्कोहल का रिएक्शन यहां पर SOCl2 के साथ, ये रिएक्शंस हम कवर कर चुके हैं। और वहां पर अगर आपको प्रोडक्ट याद हो तो प्रोडक्ट सब में अल्काइल हलाइड बनता था। ये तीन रिएक्शंस हमने अल्कोहल में भी कवर किए थे। जब मैं इसका रिएक्शन PCl3 के साथ कराता हूं तो यहां पे होता क्या था? OH रिमूव होके
Cl आता था और साथ में H3PO3 बनता था। जब हम PCl5 के साथ रिएक्शन कराते थे या SOCl2 के साथ रिएक्शन कराते थे तो यहां पर भी OH हट के Cl आता था और साथ में मुझे ये प्रोडक्ट यहां पर ऑब्टेन होते थे। और अगर हम इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करें, ये हमारा डार्जन्स प्रोसेस होता था। मैंने आपको ये भी बताया था कि ये अल्काइल क्लोराइड बनाने का आपका बेटर मेथड होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर साइड प्रोडक्ट्स आपके गैसेस बनते हैं। तो ये रिएक्शंस हम कवर कर चुके हैं। तो इन ओवरऑल रिएक्शन में तीनों में फाइनली हुआ क्या था? OH हट के Cl यहां पर आ गया था। तो जब मैं यहां पर भी रिएक्शन करा रहा हूं तो आप सिमिलर तरीके से यहां पे ध्यान रख सकते हो। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड का भी रिएक्शन इन रीजेंट्स के साथ कराएंगे तो यहां पर भी फाइनली क्या कर दीजिए, OH को हटा के Cl को लगा दीजिए। और इस तरीके से आप इन रिएक्शंस को यहां पर ध्यान रख सकते हो। तो जब मैं इसका रिएक्शन PCl3 के साथ करा रहा हूं तो यहां पर भी OH हटाया, Cl लगाया, PCl5 के साथ भी OH हटाया, Cl लगाया, SOCl2 के साथ भी OH हटाया, Cl लगाया। तो इन केसेस में जो हमें प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है वो एसिड हैलाइड यहां पर ऑब्टेन होता है। और अगर मैं इस मेथड की बात करूं तो ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये अगेन इनमें से ये बेस्ट मेथड है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी जो साइड प्रोडक्ट बनते हैं वो गैसेस बनते हैं। तो सिमिलर टू दिस रिएक्शन हम इसमें भी यही चीज यहां पर बोलते हैं। क्लियर? तो ये पर्टिकुलर रिएक्शंस को अच्छे से याद रखेगा। क्वेश्चन में जब हम इन रिएक्शंस की बात करते हैं ये आपको एक चेन रिएक्शन की फॉर्म में दिया होता है। आपको फर्स्ट स्टेप में कार्बोक्सिलिक एसिड PCl3 दे देगा और आपको यहां पर बोलेगा कि ए प्रोडक्ट क्या क्रिएट होगा। फर्स्ट स्टेप में ये देता है और उसके बाद आपको फर्दर यहां पे आगे रिएक्शन कराता है। और यहां पर आप देख सकते हो सिंस एसिड हैलाइड बन रहा है तो एसिड हैलाइड के भी फर्दर रिएक्शंस हम स्टडी कर चुके हैं। SNAE मैकेनिज्म, तो आपको कोई न्यूक्लियोफाइल आगे प्रोवाइड कर देगा और आपसे रिएक्शन को आगे कंटिन्यू करवाएगा। तो इसी सेंस में ये पर्टिकुलर रिएक्शन की जब हम बात करते हैं ये हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। तो इन्हें हमें डायरेक्टली ध्यान रखना है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम देख रहे हैं, रिएक्शन विद अमोनिया। अगेन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आ चुके हैं और आगे भी आने के बहुत हाई चांसेस होता है। तो यहां पर देखिए होता क्या है, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ तो यहां पे फर्स्ट स्टेप जो आपको यहां पर समझ में आना चाहिए, ये तो एक एसिड होता है और जब हम अमोनिया की बात करते हैं ये आपका एक वीक बेस होता है। तो यहां पे ये दोनों एसिड बेस रिएक्शन शो करता है। ये आपका एक एसिड है, ये आपका एक बेस है। और एसिड बेस रिएक्शन किस तरीके से, ये H+ को लूज करता है, ये H+ को गेन करता है। तो फर्स्ट स्टेप में यहां पे हमें ये एक प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है RCO- NH4+। ये H को लूज किया, ये H को गेन किया और इसे हम बोलते हैं अमोनियम कार्बोक्सिलेट। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप में हमें ये ऑब्टेन होता है। और अब जब हम इसे हीट करते हैं, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, जब इसे हम हीट करते हैं तो यहां से वाटर रिमूव होता है और हमें अमाइड फंक्शनल ग्रुप यहां पर ऑब्टेन होता है। जब अमोनियम कार्बोक्सिलेट को हीट करते हैं तो यहां से वाटर का रिमूवल होता है और अमाइड मिलता है। यहां पर आप सोच सकते हो कि अमाइड किस तरीके से बना होगा। यहां से अगर मैं वाटर को रिमूव कर दूं तो यहां से 2H रिमूव कर दिया तो यहां पे 2H बचेगा और यहां पर अगर मैं O को रिमूव कर दूं, दैट इज वाटर को रिमूव कर दूं, तो आप देख सकते हो यहां पर क्या बचेगा, RCO NH2 आपको यहां पर बचा हुआ दिखेगा। तो यहां पर क्या क्रिएट होता है, अमाइड क्रिएट होता है। और इस रिएक्शन को भी हमें डायरेक्टली याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन में हमने ये दिया तो क्या होगा, एसिटिक एसिड NH3, अगेन फर्स्ट स्टेप एसिड बेस रिएक्शन, ये H को लूज करेगा, ये H को गेन करेगा, तो फर्स्ट स्टेप में अमोनियम एसिटेट बन जाएगा। और जब आप इसको हीट करोगे तो अगेन यहां से वाटर रिमूव होगा और अमाइड क्रिएट हो जाएगा। और अमाइड कौन सा, एसिटामाइड। यहां पे डायरेक्टली आप अमाइड क्रिएट कर दीजिए, दैट इज CONH2 और यहां से वाटर का रिमूवल हो चुका होगा। और ये जो यहां पर बना इसे हम एसिटामाइड बोलते हैं और इसका जो IUPAC नेम है दैट इज इथेनामाइड। तो ये नेम्स भी हमें पता होने चाहिए। क्वेश्चन में ऑप्शंस में बहुत बार सिंपली ये नेम्स आपको प्रोवाइड करके देते हैं, स्ट्रक्चर नहीं देता। तो जो जो नेम्स मैं आपको बता रहा हूं इन नेम्स का आपको आइडिया होना चाहिए।
क्लियर। अगर हम एक और रिएक्शन देखें, अब यहां पर देखिए इसका एक वेरिएशन, आपको यहां पर एसिटिक एसिड दिया और NH3 हीट लिख के दे दिया। अगर आपको डायरेक्टली यहां पर अमोनिया के साथ हीट मेंशन करके दे दिया तो हम डायरेक्टली प्रोडक्ट क्या क्रिएट करेंगे, अमाइड क्रिएट करेंगे। अगर हीट नहीं होता तो पहले ये बनता और हीट करने पर ये बनता, लेकिन अगर हीट मेंशन करके दे दिया तो डायरेक्टली हम यहां पर प्रोडक्ट क्या क्रिएट कर देंगे, अमाइड यहां पर क्रिएट कर देंगे। तो ये एक और चीज हमें ध्यान रखना होता है। क्लियर। चलिए एक और रिएक्शन अगर देखें, यहां पर देखिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। यहां पर आप देख सकते हो आपको बेंजोइक एसिड दिया है, इसे हम बेंजोइक एसिड बोलते हैं, और यहां पर भी NH3 हीट मेंशन करके दिया तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बना देंगे, अमाइड यहां पर बना देंगे। तो यहां पर अमाइड बन गया और इसे हम बेंजामाइड बोलते हैं। अगेन नेम इज इंपॉर्टेंट, यहां पे जो प्रोडक्ट क्रिएट हुआ उसे हम बेंजामाइड बोलते हैं। यहां पर आप देख सकते हो सीधा हमने अमाइड क्रिएट कर दिया। क्लियर। तो ये रिएक्शन हमें ध्यान रखना होता है। एक और जो वेरिएशन है इसका, उसे हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है ये एनसीईआरटी में अमीन्स चैप्टर में मेंशन्ड है, तो ये रिएक्शन भी एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पहले आ चुका है और इसे भी ध्यान रखिएगा। जब मैं इसका रिएक्शन यहां पे अमोनिया के साथ करा रहा हूं, यहां पर हमने एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है और इस पर्टिकुलर एसिड का जो नाम है इट इज थैलिक एसिड। जब थैलिक एसिड यहां पे अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है सिमिलर तरीके से जो हम सीख चुके हैं, यहां पर आप देख सकते हो आपके पास दो जगह एसिडिक पार्ट है, तो यहां पे दोनों जगह जो है वो आपका अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है और यहां पर हमें COO माइनस NH4 प्लस COO माइनस NH4 प्लस मिलता है और इसे हम अमोनियम थैलेट बोलते हैं। तो यहां पे फर्स्ट स्टेप में अमोनियम थैलेट बनता है। सेकेंड स्टेप में हीट करते हैं। हीट करने से क्या होगा, हीट करने से यहां पे दोनों जगह से वाटर रिमूव होगा और दोनों जगह से वाटर रिमूव होके हमें यहां पर क्या मिलेगा, अमाइड मिलने लगेगा और ये जो मॉलिक्यूल यहां पर बना इसका नाम होता है थैलामाइड। थैलिक एसिड से क्या बना, थैलामाइड यहां पर बना। ये तो पार्ट हमें पता है, ये अभी हमने सीखा, बट यहां पर एक और स्टेप एनसीईआरटी में मेंशन्ड है और एक और स्टेप क्या मेंशन्ड है, आपको थैलामाइड बना के वहां पे फर्दर यहां पर स्ट्रॉन्ग हीटिंग करवाया है। जब हम थैलामाइड को फर्दर हीट करते हैं और क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये स्ट्रॉन्ग हीटिंग वर्ड मेंशन होता है, अगर सिंपली हीट लिखा है तब हम यहां तक सोचेंगे और अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग मेंशन किया है तो आपको इसके आगे का एक पार्ट सोचना होता है। तो जब हम यहां पे स्ट्रॉन्ग हीटिंग करते हैं तो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पे अब यहां पे अमोनिया बाहर होता है NH2 और यहां से एक H का रिमूवल होता है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूं तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अब यहां पे कौन बाहर होता है, अमोनिया बाहर होता है। हीट करने पे कौन बाहर हुआ था, वाटर, और यहां पे जब हम इसको स्ट्रॉन्ग हीट करते हैं तो अमोनिया मॉलिक्यूल ओवरऑल सिस्टम से बाहर होता है। मैकेनिज्म नहीं है इसका, बस शॉर्ट ट्रिक है जो यहां पर हम देख रहे हैं। और यहां पे जैसी अमोनिया बाहर हुआ, सोचिए क्या क्रिएट होगा, यहां पे इस कार्बन का एक वैलेंसी फ्री, इस नाइट्रोजन का यहां से H हट चुका है तो एक वैलेंसी फ्री, इन दोनों के बीच में यहां पे बॉन्ड क्रिएट हो जाता है और जैसे इन दोनों के बीच में बॉन्ड क्रिएट होगा, जो प्रोडक्ट हमें यहां पर ऑब्टेन होता है उसे हम थैलीमाइड बोलते हैं। ये हमें फाइनल प्रोडक्ट यहां पर ऑब्टेन होता है। इन दोनों नेम में एक स्लाइट डिफरेंस आप देख सकते हो, यहां पे थैलामाइड था और यहां पे थैलीमाइड है, विच मींस यहां पे एक लेटर का डिफरेंस है और ये एक लेटर का डिफरेंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आपने यहां गड़बड़ किया तो आपके स्ट्रक्चर्स ही यहां पर गड़बड़ हो जाएंगे। ये आपका अमाइड है और ये आपका इमाइड है। अमाइड और इमाइड में डिफरेंस क्या होता है, जब मैं इस पर्टिकुलर लिंकेज की बात करता हूं इसे हम इमाइड लिंकेज बोलते हैं। CONH-CO इसे इमाइड लिंकेज बोला जाता है और अगर मैं इस लिंकेज की बात करूं CONH2 इसे अमाइड लिंकेज बोला जाता है। तो अगर आप यहां देखोगे तो CONH2 था इसलिए इसे हम अमाइड पार्ट बोल रहे थे और यहां पर आप देखोगे CONH-CO और ये जो है ये इमाइड लिंकेज होता है, इसलिए इसका नाम थैलामाइड है और इसका नाम थैलीमाइड है और ये डिफरेंस हमें यहां पर पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन के लिए अगर स्ट्रॉन्ग हीटिंग दिया तो हम यहां तक प्रोडक्ट बनाएंगे और सिंपली अगर हीट करके दिया तो हम यहां तक प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे और ये पार्ट को अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्लियर। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो हम नेक्स्ट रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं दैट इज एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो चलिए इसके बारे में यहां पर देखते हैं। देखिए हमने यहां पर क्या लिखा है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। यहां पर एस्टर का फॉर्मेशन होता है बाय रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड विद एन अल्कोहल और फिनॉल।
यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड क्लोराइड या फिर एसिड एनहाइड्राइड का रिएक्शन हम कराते हैं अल्कोहल या फिर फिनॉल के साथ, और हमें यहां पर एस्टर एज अ प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोला जाता है। सबसे पहले अगर हम यहां पर डिस्कशन करें किसका, एसिड क्लोराइड का और एसिड एनहाइड्राइड का रिएक्शन अल्कोहल या फिर फिनॉल के साथ, तो सबसे पहले इस पार्ट को हम देखते हैं। सपोज यहां पर हमने एसिड हैलाइड लिया, यहां पर आप देख सकते हो दिस इज एसिटाइल क्लोराइड, दैट इज एसिड हैलाइड होता है। और एसिड हैलाइड कभी भी दिखे, मैंने आपको बताया था, सबसे पहले सोचिए कौन सा रिएक्शन, SNAE रिएक्शन, जो इनका कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होता है। और यहां पर रिएक्शन कराने के लिए आपको एक न्यूक्लियोफाइल का रिक्वायरमेंट होता है, और आप देख सकते हो यहां पर न्यूक्लियोफाइल हमने क्या लिया है, अल्कोहल या फिर फिनॉल, जैसा कि हमने यहां पर मेंशन किया है। क्लियर। जब मैं यहां पर इसका रिएक्शन अल्कोहल के साथ कराऊंगा तो क्या होगा, ये रिएक्शन हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। यहां पे अटैक करेगा कौन, ऑक्सीजन का लोन पेयर। जैसे यहां पे ये अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर, ये बॉन्ड नीचे, ये बॉन्ड यहां से बाहर हो जाएगा। और सिंस ये एक न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है, ये जो Cl यहां से निकलेगा, एक H को यहां से एब्स्ट्रैक्ट कर चुका होगा, और यहां पर जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, CH3CO। यहां से Cl हट चुका है, और अल्कोहल जब अटैक करता है तो यहां पे फाइनली कौन जुड़ता है, OR जुड़ता है। तो आप देख सकते हो यहां पर एस्टर का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर। और इसी रिएक्शन को हम क्या बोल रहे हैं, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोल रहे हैं। अगर मैंने रिएक्शन फिनॉल के साथ भी कराया तो सिमिलर रिएक्शन होगा। डिफरेंस बस क्या है, यहां पे आपका R था, तो इंस्टेड ऑफ R अब मुझे यहां पर pH आता हुआ दिखेगा, सिंस यहां पे PHOH है, एंड यहां पर भी आप देख सकते हो एस्टर का ही फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर। तो ये हो गया इस रिएक्शन के बारे में। अगर मैंने एसिड हैलाइड की जगह अगर हमने एसिड एनहाइड्राइड भी लिया तो यहां पर भी सेम मैकेनिज्म होता है, दिस इज ऑल्सो एसिड डेरिवेटिव। और इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ये भी आपको दिखे तो आपको सबसे पहले क्या सोचना होता है, SNAE रिएक्शन। और यहां पर भी इधर अटैक होगा, ये बॉन्ड ऊपर, ये बॉन्ड नीचे, और ये यहां से बाहर हो जाएगा। तो यहां पर भी आप देखोगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम बनेगा, एंड एस्टर ही क्रिएट होगा। क्लियर। तो ये तो हो गया किनके बारे में, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड का रिएक्शन अल्कोहल और फिनॉल के साथ। अब जो हम यहां पर कवर कर रहे हैं वो किसका रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल और फिनॉल के साथ। और अब हम देखेंगे कि यहां पर कैसे एस्टर का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए इस पार्ट को यहां पर कवर करते हैं। अब यहां पर देखिए हमने लिखा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स रिएक्ट विद अल्कोहल और फिनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। और एसिड जनरली ये यूज किया जाता है टू फॉर्म एस्टर्स। और ये जो मेथड है एस्टर बनाने का, किसके कॉम्बिनेशन से, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन अल्कोहल या फिनॉल के साथ। तो इस पर्टिकुलर मेथड को फिशर एस्टरिफिकेशन भी बोला जाता है। तो इसका एक स्पेसिफिक नेम भी होता है, इसे भी हमें ध्यान रखना होता है। क्लियर। तो यहां पे देखिए हम रिएक्शन किसका करा रहे हैं, मैंने लिया कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर हम ले रहे हैं अल्कोहल, आप फिनॉल भी ले सकते हो। तो जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, एसिडिक मीडियम को हम यहां पर यूज करते हैं, तो आप प्रोडक्ट देख सकते हो यहां पर क्या बन रहा है, एस्टर बन रहा है, और साथ में यहां पर H2O बन रहा है। और इस रिएक्शन को अगेन हम एस्टरिफिकेशन रिएक्शन बोल सकते हैं, क्योंकि यहां पर एस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब अगर हम इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इस रिएक्शन का। यहां पर प्रोडक्ट बनाने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, उसे ही याद रखिएगा। और कभी भी एसिड अल्कोहल H+ दिखे क्वेश्चन में तो इस तरीके से हम प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, यहां पर हमने एसिड लिया, तो सबसे पहले एसिड के 1 मोल को यहां पर बनाइए और साथ में अल्कोहल को लिख लीजिए। इन दोनों के बीच हमें रिएक्शन कराना है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सिंपली यहां पे वाटर को रिमूव कर दीजिए। जैसे ही आप यहां से वाटर को रिमूव करोगे, जो प्रोडक्ट है वो हमें यहां पर बनता हुआ दिखेगा, RCO। यहां से कार्बन का बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ जोड़ दीजिए, और यहां पे आप फाइनली देखोगे तो R' यहां पर लगा हुआ आपको दिखेगा, विच मींस यहां पे क्या बन जाएगा, एस्टर यहां पर बन जाएगा। क्लियर। ये जो शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वाटर को रिमूव करोगे तो आपको स्पेसिफिकली ये जो OH है ये आपको एसिड वाले पार्ट से रिमूव करना है, और अल्कोहल वाले पार्ट से आपको H को रिमूव करना है। ये चीज ध्यान रखिएगा, आप यहां से OH और यहां से H रिमूव नहीं करेंगे, एसिड वाले पार्ट से OH हटेगा और अल्कोहल वाले पार्ट से H हटेगा। अब ऐसा क्यों होता है, वो इसके मैकेनिज्म के थ्रू आता है। यहां पर इसका ये मतलब
मतलब नहीं है कि ये एसिड है तो ये H देना चाहिए और ये आपको OH देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर बस हम एक शॉर्ट ट्रिक देख रहे हैं और शॉर्ट ट्रिक को याद रखिएगा कि जब आप इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वाटर को बाहर करोगे तो एसिड वाले पार्ट से OH बाहर करोगे और अल्कोहल वाले पार्ट से H को बाहर करके एस्टर को क्रिएट करोगे। ये चीज हमें यहां पर ध्यान रखना है। क्लियर? अब जब हम इस रिएक्शन की बात करते हैं, ये रिएक्शन आपका एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। अगर हम कंसंट्रेटेड एसिड यूज करते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल होता है, अगर हम डाइल्यूट एसिड यूज करते हैं तो बैकवर्ड रिएक्शन मेरा फेवरेबल होता है। ऐसा क्यों? डाइल्यूट एसिड लेने पे बैकवर्ड रिएक्शन क्यों फेवरेबल होगा? यहां पर आप देख सकते हो कि इस साइड वाटर है और अगर मैं वाटर के कंसंट्रेशन को बढ़ाऊंगा तो अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियस प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम कहां शिफ्ट होगा? बैकवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि आप प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हो तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होने लगेगा और इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट होने का मतलब है कि यहां पर मुझे फिर से एसिड और अल्कोहल ऑब्टेन होने लगेगा। तो जब मैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन की बात करता हूं, अगर मुझे एस्टर की तरफ रिएक्शन को ले जाना है तो हमें कंसंट्रेटेड एसिड का यूज करना होता है और इसलिए आप देख सकते हो यहां पर हमने क्या लिखा है? कंसंट्रेटेड H2SO4 और या फिर ड्राई HCl। ड्राई HCl का क्या सेंस है कि वहां पे मॉइस्चर प्रेजेंट नहीं होगा, वाटर प्रेजेंट नहीं होगा। HCl को एज अ गैस आप यहां पे पास कर सकते हो। क्लियर? तो ये एक और इंफॉर्मेशन यहां पे ध्यान रखिएगा। अब आपको क्वेश्चन सिंपली इस तरीके से लिख के देगा, आपको एसिड दिख रहा है, आपको अल्कोहल दिख रहा है, साथ में एसिडिक मीडियम दिख रहा है, तो यहां पर आपको क्या क्रिएट कर देना है? एस्टर क्रिएट कर देना है। तरीका वही, यहां पर एसिड है और साथ में आप अल्कोहल को लिख लीजिए। एसिड लिया, अल्कोहल लिया और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको वाटर को बाहर करना है, लेकिन अगेन OH कहां से हटाएंगे? एसिड वाले पार्ट से, और H कहां से हटाएंगे? अल्कोहल वाले पार्ट से। तो यहां पर हमें एस्टर मिल जाएगा एंड दिस विल बी आवर प्रोडक्ट। क्लियर? एक और क्वेश्चन देखते हैं। सपोज अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, यहां पर भी आप देख सकते हो एसिड है, अल्कोहल है, H+ है, तो आपको यहां पर क्या क्रिएट करना है? एस्टर क्रिएट करना है। अगेन तरीका वही है, यहां पे इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वाटर को बाहर कर दीजिए। तो यहां पे मैंने अल्कोहल को इस तरीके से लिखा। अब यहां पर आप देख सकते हो O के ऊपर 18 लिखा है, विच इज एन आइसोटोप ऑफ ऑक्सीजन। और यहां पे अब इसका रोल आपको समझ में आएगा। जब मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वाटर को बाहर कर रहा हूंगा तो यहां से मैं OH हटाऊंगा और यहां से H हटाऊंगा, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जैसे मैंने वाटर बाहर किया तो यहां पे COOCH3 बन जाएगा, विच मीन्स यहां पे मुझे ये एस्टर ऑब्टेन होगा और यहां पर H2O बनेगा। अगर आपने अल्कोहल से OH और यहां से H हटा दिया तो जो वाटर मॉलिक्यूल बाहर होता उसमें आपको ये 18 वाला पार्ट दिखता और वो गलत आंसर होता। तो ये चीज इसलिए मैंने आपको बताया कि जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले एस्टरिफिकेशन में, आप एसिड से OH हटाओगे, अल्कोहल से H हटाओगे और एस्टर प्रोडक्ट को क्रिएट करोगे। क्लियर? तो इस पर्टिकुलर पार्ट को ध्यान रखिएगा। चलिए इस रिएक्शन से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। यहां पर देखिए हमने क्या लिखा है, रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन। ये भी क्वेश्चन आपको यहां पर पूछा जाता है रेट के बारे में। तो रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ये चीज हमें ध्यान रखना होता है। इसका सेंस क्या हुआ? क्वेश्चन में सपोज आपको ये अल्कोहल दे दिया और यहां पे आपको रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन पूछा कि अगर आप ये अल्कोहल को ले रहे हो तो यहां पे सबसे ज्यादा रेट आपको कहां पे ऑब्जर्व होगा। तो चाहे मैं अल्कोहल की बात करूं या फिर एसिड्स की बात करूं, स्टेरिक हिंड्रेंस का यहां पे इंपॉर्टेंस होता है। अगर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होने लगा अल्कोहल में या फिर एसिड में तो रेट टुवर्ड्स एस्टरिफिकेशन कम होने लगता है। अगर मैं इन तीनों अल्कोहल्स की बात करूं, सबसे ज्यादा स्टेरिकली हिंडर्ड अल्कोहल आपको कौन सा दिख रहा है? फर्स्ट, उसके बाद सेकंड और उसके बाद थर्ड। तो जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा उसका रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एस्टरिफिकेशन कम होगा। तो अगर मैं इन तीनों में कंपेयर करूं तो मेरा जो रिएक्टिविटी ऑर्डर आएगा वो ये आ जाएगा। अगर हम एसिड्स की भी बात करें और यहां पर भी अगर क्राउडिंग होता है तो एस्टरिफिकेशन का रेट हमें कम ऑब्जर्व होता है। तो अगर मैं इन तीनों में भी कंपेयर करूंगा तो यहां पर भी जो ऑर्डर आएगा वो ये यहां पर क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? अब इसका जो रीजन है ये मैकेनिज्म के थ्रू आता है। मैं इसके मैकेनिज्म का बस आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं ताकि ये जो यहां पर हमने ऑर्डर लिखा है ये मुझे यहां पर समझ में आने लगे। जब हम रिएक्शन की बात करते हैं तो रिएक्शन के फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है और आपने एसिडिक मीडियम लिया। फर्स्ट स्टेप में ये ऑक्सीजन इस H+ के साथ कंबाइन करता है। ये ऑक्सीजन इस H+ के साथ कंबाइन करके यहां पर होता क्या है?
O पे प्लस चार्ज आ गया, O का En बढ़ गया, ये यहां से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने लगता है और इस कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ा देता है। ऐसा हमने पहले भी किया था, इस O को प्रोटोनेट करके इस कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिसिटी को बढ़ाया था ताकि सेकेंड स्टेप में एक न्यूक्लियोफाइल यहां पे इजीली अटैक कर सके। तो सेकेंड स्टेप में अब यहां पे अटैक कौन करता है? एल्कोहल। ये हमारा इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल होता है और ये अटैक करता है। एल्कोहल कहां अटैक करेगा? इसमें ये ऑक्सीजन का लोन पे अटैक करेगा, इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। क्या होगा? जैसे ये अटैक करेगा इस कार्बन के 5 बॉन्ड बनने लगेंगे, तो यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके ऊपर शिफ्ट हो गए? इस ऑक्सीजन के ऊपर। बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन्स अगर इसके ऊपर शिफ्ट हो गए तो यहां पे नेगेटिव आना चाहिए, बट पहले से यहां पे पॉजिटिव है, तो मुझे ये यहां पर न्यूट्रलाइज होते हुए दिखेगा। तो अगर मैं यहां पर देखूं तो क्या बनेगा? R C, यहां पर OH, यहां पर OH, और यहां पे एल्कोहल अटैक किया। और एल्कोहल जब अटैक करता है तो मुझे पता होता है कि यहां पे कौन जुड़ता है? OR वाला पार्ट जुड़ता है। तो यहां पे डायरेक्टली मैंने किसको जोड़ दिया? OR वाले पार्ट को जोड़ दिया। और ये पर्टिकुलर रिएक्शन का एक्चुअली ये जो स्टेप है ये RDS स्टेप होता है। अब इसी स्टेप से हम इस पर्टिकुलर पार्ट को समझ सकते हैं। जब मैं रेट की बात करता हूं तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ऐसा क्यों हुआ? यहां पे जब मैं इन ग्रुप्स की बात करता हूं, ये ग्रुप्स अगर बल्कि होने लगते हैं तो इनमें रिपल्शन होने लगता है, और रिपल्शन होने की वजह से ये रिएक्शन आपका इजीली फॉरवर्ड नहीं जाता है, और इसलिए हम बोलते हैं कि रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन जो है वो आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस के। स्टेरिक हिंड्रेंस कहां पे? स्टेरिक हिंड्रेंस एल्कोहल में हो या स्टेरिक हिंड्रेंस एसिड वाले पार्ट में हो, दोनों में से कहीं भी अगर स्टेरिक क्राउडिंग होने लगता है तो फिर इस पर्टिकुलर रिएक्शन का जो रेट है वो हमें कम ऑब्जर्व होने लगता है। तो ये कंसेप्ट हम यहां पर डायरेक्टली ध्यान रखेंगे फॉर क्वेश्चंस। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट यहां पर देखिए हमने क्या लिखा है, एन एस्टर इज हाइड्रोलाइज्ड व्हेन इट इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट एसिड और बेस। जब हम एस्टर का रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ तो यहां पर हाइड्रोलिसिस होने लगता है। हाइड्रोलिसिस करने का तरीका क्या था? इस रीजेंट को हमने बहुत जगह यूज किया है, हमने बहुत जगह हाइड्रोलिसिस किया है। तो यहां पर जो हाइड्रोलिसिस करने का अगेन तरीका है वो बहुत सिंपल है। इस C और O के बॉन्ड को क्लीव करिए। इस बॉन्ड को क्लीव करके हम क्या करेंगे? O के साथ H लगाएंगे और C के साथ OH लगाएंगे। और जैसे आपने ये पार्ट यहां पर किया तो आप देख सकते हो आपको क्या मिलने लगेगा? RCOH और R-OH, मतलब एसिड और एल्कोहल यहां पर आपको ऑब्टेन होने लगेगा। और अगर आप इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करो, ये रिएक्शन तो उस रिएक्शन का बैकवर्ड रिएक्शन है। अगर हम कंसंट्रेटेड एसिड यूज करेंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन फेवरेबल होगा जहां पे एस्टर बनेगा, और अगर हमने एस्टर लिया और डाइल्यूट एसिड लिया तो फिर बैकवर्ड रिएक्शन फेवरेबल होने लगेगा। और बैकवर्ड रिएक्शन फेवरेबल होने का क्या मतलब है? एस्टर से मुझे वापस क्या मिलने लगेगा? एसिड और एल्कोहल। तो यहां पे आप देखोगे तो हम एस्टर से स्टार्ट कर रहे हैं, और H+H2O का ये मतलब हो गया कि आप यहां पर डाइल्यूट एसिड का यूज कर रहे हो। तो अगर आपने एस्टर में डाइल्यूट एसिड यूज किया तो बैकवर्ड रिएक्शन होगा, और आप प्रोडक्ट देख सकते हो यहां पर मुझे फिर से क्या मिलने लगेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड, और साथ में मुझे एल्कोहल यहां पर ऑब्टेन हो जाएगा। और इसी प्रोसेस को हम यहां पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं इन एसिडिक मीडियम। क्लियर? तो ये चीज हम यहां पर ध्यान रख सकते हैं। जब हम एस्टर के हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो इसका हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में भी होता है। बेसिक मीडियम में होने का क्या सेंस हुआ? अब यहां पर देखिए हमने क्या लिखा है, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन बेसिक मीडियम इज नोन एज सेपोनिफिकेशन रिएक्शन। ये नेम भी हमें पता होना चाहिए। ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है इसको सोप बनाने के लिए, साबुन बनाने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इस पर्टिकुलर रिएक्शन को हम सेपोनिफिकेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। जब हम एस्टर का रिएक्शन करा रहे हैं किसके साथ? OH माइनस H2O, दैट इज एल्कलाइन मीडियम में, इसलिए इसको हम एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस या फिर बेसिक हाइड्रोलिसिस बोल सकते हैं। और जब मैं इस रिएक्शन की बात करता हूं, यहां पर जो मैकेनिज्म होता है इट इज SNAE, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय एडिशन एलिमिनेशन। एस्टर की जब हम बात करते हैं तो ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव है, और यहां पर भी अगर हम बात करें तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है वो SNAE होता है। तो यहां पर भी SNAE के थ्रू हम डायरेक्टली प्रोडक्ट के बारे में सोच सकते हैं। कैसे? SNAE मैकेनिज्म में होता क्या है? हमें चाहिए होता है एक न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल यहां पे देख सकते हो OH माइनस है, ये अटैक करेगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे। जैसे ये अटैक करेगा ये बॉन्ड ऊपर,
ये बॉन्ड नीचे और ये बॉन्ड यहां से बाहर हो जाएगा। यही तरीका था ये मैकेनिज्म करने का। तो आप देख सकते हो अटैक बॉन्ड ऊपर, बॉन्ड नीचे, बॉन्ड बाहर। तो यहां पर मुझे क्या ऑब्टेन होने लगेगा, RCOOH, और यहां पे R-O माइनस यहां पर ऑब्टेन होने लगेगा। ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके सिस्टम से बाहर निकलता है। क्लियर? यहां पे ये जो प्रोडक्ट बना, अब यहां पे आपस में एसिड बेस रिएक्शन होने लगता है। ये आपका एसिड वाला पार्ट, ये आपका बेस वाला पार्ट, ये H+ को लूज करता है, ये H+ को गेन करता है, और यहां पे मुझे ये प्रोडक्ट फाइनली ऑब्टेन होने लगता है। और ये कैसे, यहां पर कैसा रिएक्शन हुआ है, एसिड बेस रिएक्शन। एंड ये एसिड बेस रिएक्शन क्यों फिजिबल है, इसका कंसेप्ट हम ऑलरेडी पहले सीख चुके हैं। एंड एसिड बेस रिएक्शन इज फिजिबल इफ इट मूव्स फ्रॉम स्ट्रॉन्ग एसिड टू वीक एसिड। खुद चेक करिए, इस लेफ्ट साइड में कौन एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इस राइट साइड में कौन एसिड है, अल्कोहल। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूंगा, ये मेरा स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये मेरा वीक एसिड है, तो यहां पे जो रिएक्शन है वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेवरेबल होगा। तो यहां पर भी आप देख सकते हो, जब हम बेसिक मीडियम ले रहे हैं तो यहां पर भी आपको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एसिड और अल्कोहल मिल रहा है। बट एसिड हमें डायरेक्टली यहां पर ऑब्टेन नहीं होगा क्योंकि मीडियम जो है वो बेसिक है। तो यहां पर हमें कार्बोक्सिलेट आयन और साथ में अल्कोहल ऑब्टेन होगा। क्लियर? तो जब हम एस्टर की हाइड्रोलिसिस की बात करते हैं तो यहां पे एसिडिक मीडियम में भी हाइड्रोलिसिस होता है और बेसिक मीडियम में भी हाइड्रोलिसिस यहां पर होता है। तो ये पार्ट हमें यहां पर ध्यान रखना होता है। और जब मैं इस पर्टिकुलर पार्ट की बात करता हूं, यहां पे एक क्वेश्चन इस तरीके से भी फ्रेम होता है। देखिए यहां पर क्या लिख के दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एस्टर्स गेट हाइड्रोलाइज्ड मोस्ट इजिली अंडर एल्कलाइन कंडीशन। आपको क्वेश्चन में एस्टर दे दिया और यहां पर आपको यह बोला है कि इनमें से सबसे फास्ट आपका हाइड्रोलिसिस किसमें होगा, एल्कलाइन कंडीशंस में। मतलब वो इन कंडीशंस की यहां पर बात कर रहा है। एल्कलाइन कंडीशन का यही मतलब हुआ और हाइड्रोलिसिस का जो सेंस है यही हम यहां पर समझ रहे हैं। तो आपको इस एस्टर का रिएक्शन इस OH माइनस H2O के साथ करा के ये बोल रहा है कि यहां पर इनमें से किसमें सबसे फास्ट रिएक्शन होगा। क्लियर? अब जब हम इस टॉपिक की बात करते हैं तो ये जो रिएक्शन है यहां पर, ये कौन सा रिएक्शन है, SNAE, और यहां पर आपको रेट के बारे में पूछ रहा है। तो हमने एक कंसेप्ट सीखा था जब मैंने आपको SNAE टॉपिक पढ़ाया था कि रेट, जब हम रिएक्शन की बात करते हैं SNAE में, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ sp2 कार्बन। यही हमने वहां पे सीखा था। इसका क्या मतलब था, यहां पर अगर आप देखोगे तो अटैक इस कार्बन पे होता है और यहां पर जितना ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिसिटी होगा उतना रेट टुवर्ड्स SNAE भी ज्यादा होगा। तो हम इसी कंसेप्ट को यहां पे यूज करेंगे क्योंकि ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है दिस इज ऑल्सो SNAE रिएक्शन। अब इस कंसेप्ट को यूज कैसे करते हैं उसको यहां पर देखिए। यहां पर अगर हम इस ऑक्सीजन की बात करें, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इस साइड मूव करके यहां पे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके थ्रू रेजोनेंस इस कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर सकता है। ये चीज हम यहां पर देख सकते हैं क्योंकि यहां पर कॉन्जुगेशन है। सिमिलरली अगर मैं यहां पर भी बात करूंगा, ये भी यहां मूव करके इसके इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम करेगा, ये भी यहां मूव करके इसके इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम करेगा। तो तीनों ही केस में मुझे ये चीज तो दिख रहा है। तो यहां पे डिफरेंस क्या है, इन ग्रुप्स का। अब इन ग्रुप्स की वजह से यहां पर होगा क्या, इसको यहां पर समझिए। जब मैं इस NO2 ग्रुप की बात करता हूं, इसका कौन सा इफेक्ट लगता है, -M इफेक्ट लगाएगा तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिंग से विड्रॉ करेगा। अगर रिंग से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करेगा तो रिंग आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, और रिंग अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो रिंग इस ऑक्सीजन के लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का टेंडेंसी रखेगा। NO2 इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ किया, रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हुआ। रिंग अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा तो ये ऑक्सीजन के लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का कोशिश करेगा, और अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का ये कोशिश कर रहा है तो इस ऑक्सीजन के लोन पेयर का इस साइड जाने का इफेक्टिवनेस जो है वो कम हो जाएगा क्योंकि ये यहां पर भी जाने का बहुत हाई टेंडेंसी रखेगा। क्लियर? और अगर इसका इस साइड जाने का इफेक्टिवनेस कम हो गया तो फिर क्या होगा, यहां पर ये मूव करके इस कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर रहा था, और अगर ये इस साइड इफेक्टिवली नहीं जा पाया तो ये कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिसिटी को उतना कम नहीं कर पाएगा। ये चीज हमें समझ में आता है। तो फाइनली यहां पर हुआ क्या, विड्रॉइंग ग्रुप लगने की वजह से ये ऑक्सीजन इस साइड उतना इफेक्टिवली मूव नहीं कर पाया और कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम नहीं कर पाएगा जितना ये नॉर्मली करता। क्लियर? अगर मैं इसकी बात करूं, यहां पर आप देख सकते हो कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ, ये इस साइड भी जाएगा और ये इस साइड भी जाएगा, लेकिन अब यहां पर इस साइड जाने का जो इफेक्टिवनेस होगा वो ज्यादा होगा, और अगर इस साइड जाने का इफेक्टिवनेस इसका ज्यादा है तो ये कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिसिटी को
काफी इफेक्टिवली कम कर पाएगा कंपेयर टू फर्स्ट केस। बोल सकते हैं हम ये चीज। तो फाइनली हम इनमें क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो विड्रॉइंग ग्रुप लगने से हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगा, और उसका जो रीजन है वो अभी मैंने आपको समझाया, लेकिन कंक्लूजन तो हम ये निकाल सकते हैं। तो विड्रॉइंग ग्रुप लगने से कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज्यादा होगा। अब यहां पे आप देख सकते हो NO2 लगा हुआ है, यहां पे Cl लगा हुआ है, और Cl का कौन सा इफेक्ट लगेगा, -I। यहां पे तो विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, यहां पे कोई विड्रॉइंग ग्रुप नहीं लगा हुआ, और विड्रॉइंग ग्रुप लगने से कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिसिटी भी ज्यादा होगा। तो अगर मैं इन तीनों में कंपेयर करूं तो यहां पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन दिस, देन सेकंड, देन थर्ड। तो यहां पे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इट विल बी फर्स्ट, देन सेकंड, देन थर्ड। और इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यहां पे अगेन अच्छे से ध्यान रखिएगा। फिर से एक बार फाइनली यहां पर समझा रहा हूं, NO2 -M ग्रुप, इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ किया, रिंग डेफिशिएंट हुआ, रिंग ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इस साइड जाने का इफेक्टिवनेस कम हो जाएगा, तो इस कार्बन पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी कोई ज्यादा डिक्रीज नहीं कर पाएगा। तो इस कंसेप्ट से यहां पे इस क्वेश्चन को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर? तो इसे ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अब यहां पर सपोज आपको ये क्वेश्चन दिया है, ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का एक एप्लीकेशन है। आप यहां पर देख सकते हो आपको क्या प्रोवाइड किया है, सैलिसाइलिक एसिड। यहां पर एसिड दिख रहा है, साथ में एल्कोहल H+, एसिड एल्कोहल H+। तो क्या सोचना है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन सोचना है। और एस्टर बनाने का तरीका मुझे पता है, यहां से क्या हटाइए, OH हटाइए, यहां से क्या हटाइए, H हटाइए, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वाटर को बाहर कर दीजिए, और यहां पर आपको एस्टर का फॉर्मेशन कर देना है। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बन जाएगा, COOCH3। ये यहां पर एस्टर क्रिएट हो जाएगा, और इसे हम बोलते हैं मिथाइल सैलिसाइलेट, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ऑयल ऑफ विंटरग्रीन। ये भी इसे बोला जाता है। और इसका रीजन बस इतना सा है, जब हम मिथाइल सैलिसाइलेट की बात करते हैं तो इसका जो नेचुरल सोर्स है ये नेचुरली ऑब्टेन होता है फ्रॉम अ स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, और उन स्पीसीज ऑफ प्लांट्स को विंटरग्रीन प्लांट बोला जाता है। क्लियर? और ये जो ऑयल है, ये ऑयल ऑफ विंटरग्रीन, ये उसी प्लांट के थ्रू यूज करके बनाया जाता है। और इस ऑयल ऑफ विंटरग्रीन में जो आपका मेन इंग्रेडिएंट होता है वो मिथाइल सैलिसाइलेट होता है, इसे यूज किया जाता है। तो बहुत बार मिथाइल सैलिसाइलेट को हम सिंपली क्या बोल देते हैं, ऑयल ऑफ विंटरग्रीन बोल देते हैं। तो आपको अगर ये दोनों भी आपस में कहीं लिंक होता हुआ दिख रहा है क्वेश्चन में, तो आपको ये पार्ट समझ में आना चाहिए। क्लियर? अगर मैं इस पर्टिकुलर रिएक्शन की बात करूं, यहां पे अल्कोहल की जगह हमने क्या लिया, फिनॉल लिया। तो अगर मैं यहां पर भी देखूंगा तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से वाटर रिमूव कर दीजिए, तो यहां पर भी आपका एस्टर फॉर्मेशन हो जाएगा, और इसे हम बोलते हैं फिनाइल सैलिसाइलेट। इट इज एन एंटीसेप्टिक, और इसे सेलॉल भी बोला जाता है। सेलॉल, सेलॉल का क्या सेंस है, सैलिसाइलेट ऑफ फिनॉल, और इसी के कॉम्बिनेशन से ये सेलॉल वर्ड यहां पर बना हुआ है। तो ये दो रिएक्शन भी मुझे पता होना चाहिए, क्वेश्चन में हमें इसके बारे में भी पूछा जाता है। क्लियर? तो इसे ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट यहां पे अब एक रिएक्शन जो हम कवर कर रहे हैं, इसमें देखिए डिफरेंट टॉपिक्स को कैसे आपस में लिंक करता है। अब यहां पर प्रोडक्ट बनाने की सोचिए, प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसके कंसेप्ट्स हम सीख चुके हैं। पहला रिएक्शन आप देख सकते हो टोलुइन का KMnO4H+ के साथ। यहां पर क्या होता था, यहां पर ये C के साथ आप देख सकते हो H अटैच्ड है, और अगर हम ये रिएजेंट लेते थे तो यहां पर हम सब को रिमूव करके क्या क्रिएट कर देते थे, COOH, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये रिएक्शन हमने कवर किया था। तो जब मैं ए रिएक्शन की बात करता हूं तो ए तो मेरा ये प्रोडक्ट बनेगा। अब यहां पर देखिए SOCl2, कार्बोक्सिलिक एसिड SOCl2, क्या बताया था मैंने, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन PCl3 PCl5 SOCl2, इनमें से किसी के साथ भी कराओगे तो मैंने आपको सिंपली बोला था कि यहां पे OH को हटाइए और Cl को लगा दीजिए। तो अगर मैं बी प्रोडक्ट की बात करता हूं तो बी मेरा ये क्रिएट होगा। क्लियर? अब सोचिए आगे क्या होगा। अगर मैं सी की बात करूं, यहां पर आप देख सकते हो COCl, मतलब एसिड हैलाइड, और एसिड हैलाइड देखते ही सबसे पहले मैंने आपको बोला क्या सोचिए, SNA। अटैक करने के लिए एक न्यूक्लियोफाइल ढूंढिए, अटैक बॉन्ड ऊपर बॉन्ड नीचे बॉन्ड बाहर, इस तरीके से हम प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पे डिफरेंट टॉपिक्स को लिंक करता है। तो यहां पे अटैक कौन करेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर, बॉन्ड ऊपर बॉन्ड नीचे, ये Cl यहां से बाहर हो जाएगा, और ये जो Cl यहां से बाहर होगा एक H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, सिंस ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल है। तो यहां पे हमें क्या ऑब्टेन होने लगेगा, CO साथ में NH2, अमाइड यहां पर मुझे बनता हुआ दिखेगा, और ये जो अमाइड यहां पर बना इसे हम बोलते हैं बेंजामाइड।
तो बेंजामाइड हमें यहां पर प्रोडक्ट ऑब्टेन होने लगेगा। अगर मैं सी प्रोडक्ट की बात करूं, यहां पर देखिए डी क्या होता, यहां पर ए जो है वो तो बेंजोइक एसिड है, एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ और यहां पर हीट दिया हुआ है, ये रिएक्शन भी हम कर चुके हैं। यहां पे सीधा हमें पता होना चाहिए क्या बनता है, अमाइड बनता है। पहले एसिड अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है, एसिड बेस्ड रिएक्शन होता है और हीट करने पे वाटर बाहर होता था, तो ये रिएक्शन भी हम कवर कर चुके हैं। और यहां पे डायरेक्टली जो है आपको बेंजामाइड ऑब्टेन हो जाएगा, CONH2 ऑब्टेन हो जाएगा। तो यहां से भी अमाइड ऑब्टेन हो रहा है और यहां से भी आपको अमाइड ऑब्टेन हो जाएगा। थर्ड रिएक्शन, यहां पे एसिड एल्कोहल H+, एसिड एल्कोहल H+, मतलब एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और इसको करने का तरीका, दोनों के कॉम्बिनेशन से वाटर को बाहर कर दीजिए। तो एसिड एल्कोहल से मिला के वाटर को हमें बाहर करना है, तो COOH लिया, C2H5OH को हम लिख रहे हैं, मैंने इसे इस तरीके से लिखा है, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यहां पे वाटर को बाहर कर दीजिए। तो आपका जो प्रोडक्ट यहां पर बनेगा वो क्या बन जाएगा, COOC2H5, ये मेरा यहां पर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो दिस इज एन एस्टर जो यहां पे फॉर्म हो जाएगा। तो जो हमने डिफरेंट रिएक्शंस पढ़े वो आप देख सकते हो किस तरीके से क्वेश्चन में दिया जाता है, और इसके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। क्लियर? तो इन रिएक्शंस को ध्यान रखिएगा। क्लियर? कार्बोक्सिलिक एसिड्स में जो हम नेक्स्ट एक रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं उसे हम बोलते हैं हेल-वोलार्ड-जेलिंस्की रिएक्शन, शॉर्ट में लिखा जाता है HVZ। ये रिएक्शन भी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है और हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए। देखिए यहां पर हमने क्या लिखा है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम आर हेलोजिनेटेड एट द अल्फा पोजीशन और ट्रीटमेंट विद क्लोरीन और ब्रोमीन in the presence of small amount of red phosphorus to give alpha halo carboxylic acids। यहां पर हम रिएक्शन कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का। कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हम किसके साथ करा रहे हैं, X2 दैट इज हेलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ रेड फॉस्फोरस। और सेकेंड स्टेप में यहां पे हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, एंड फाइनली जो हमें यहां पर प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है इट इज अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका क्या मतलब है, इस कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर अटैच्ड कार्बन को मैं अल्फा कार्बन बोलूं तो इस अल्फा पोजीशन पर आप देख सकते हो हेलोजन आया है, और इसे हम अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक एसिड बोल रहे हैं। तो जब मैं इस रिएक्शन की बात करता हूं इसे हम HVZ रिएक्शन बोलते हैं। और इस रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है अगेन हमें रिक्वायर्ड नहीं है, बस हमें डायरेक्टली पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में अगर मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ये रिएजेंट यहां पर दे दिया तो हमें यहां पर ये प्रोडक्ट क्रिएट करना है। क्लियर? तो चलिए सीधे इसके क्वेश्चंस के बारे में हम देखते हैं। सपोज हमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया और यहां पर आप देख सकते हो क्या मेंशन करके दे दिया, PCl2। क्वेश्चन में जब हम रिएजेंट की बात करते हैं तो क्वेश्चन में सिंपली आपको इस तरीके से लिख के दे देता है। कई बार रेड P मेंशन नहीं होगा, दैट इज रेड फास्फोरस मेंशन नहीं होगा, सिंपली आपको PCl2 लिख के दे दिया, और आपको वाटर भी यहां पर कई बार मेंशन करके नहीं देता। तो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ अगर इस तरीके से PCl2 PBr2 दिखे तो थिंक HVZ रिएक्शन। और HVZ रिएक्शन में हम करते क्या है, अल्फा पोजीशन पर आपको हेलोजिनेशन करना होता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इस कार्बोक्सिलिक एसिड का ये अल्फा पोजीशन, इस अल्फा पोजीशन से H को हटा के यहां पे Cl को लगा दीजिए और ये मेरा यहां पर प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर? अगर मैं इसका फर्दर रिएक्शन कराऊं, अगर आपको ये दे दे और यहां पे अगर हम फिर से PCl2 डाले तो यहां पर क्या होगा, यहां पे फिर से हेलोजिनेशन हो जाएगा। यहां पे अभी भी आप देख सकते हो इस अल्फा पोजीशन पर एक H है, तो यहां पे फिर से ये H हट के हम ये प्रोडक्ट यहां पर क्रिएट कर देंगे। क्लियर? तो इस तरीके से ये रिएक्शन में आपको प्रोडक्ट क्रिएट करना है। बट ये जो प्रोडक्ट यहां पर हम बना रहे हैं ये तभी पॉसिबल है जब अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन अवेलेबल है। अगर अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन अवेलेबल नहीं हुआ तो HVZ रिएक्शन भी आपका नहीं होगा। फॉर इंस्टेंस अगर मैं फॉर्मिक एसिड लूं, फॉर्मिक एसिड में क्या HVZ रिएक्शन होगा, यहां पर आप देख सकते हो अल्फा कार्बन ही नहीं है तो यहां पर आपका HVZ रिएक्शन नहीं होगा। अगर मैं बेंजोइक एसिड ले लूं, अगर आपको बेंजोइक एसिड भी दिया गया तो यहां पर भी HVZ रिएक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि अल्फा पोजीशन पर कोई हाइड्रोजन नहीं है। तो हमें अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन चाहिए होता है और अगर आपको ये रिएजेंट दे तो फिर हम वहां पर हेलोजिनेशन कर देंगे। क्लियर? तो इस रिएक्शन के बारे में ध्यान रखिएगा। अब ये जो रिएक्शन है ये हमें एक चेन रिएक्शन के फॉर्म में भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। कैसे? सपोज अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, अभी हमने इसे डिस्कस किया कि कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ आपको
PCl2 इस तरीके से लिखा हुआ है, तो हम यहां पर ये प्रोडक्ट क्रिएट कर देंगे। अब आपको यहां पर क्या किया, सेकेंड स्टेप में अल्कोहलिक केओस दे दिया। अब जैसे ही अल्कोहलिक केओस देगा तो अल्कोहलिक केओस देखते ही हमारे दिमाग में ऑलवेज क्या आना चाहिए, सबसे पहले E2 रिएक्शन। यहां पे तो एलिमिनेशन होगा और यहां पर आप देख सकते हो एल्काइल हैलाइड भी प्रेजेंट है। E2 हम कैसे करते थे, अगर मैं हेलोजन से अटैच कार्बन को अल्फा कार्बन बोल रहा हूं तो ये मेरा बीटा कार्बन, बीटा से H, अल्फा से लिविंग ग्रुप, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, तो यहां पर हमें ये डबल बॉन्ड आता हुआ दिखेगा। लेकिन आप साथ में देख सकते हो कि यहां पर हमने COO- बनाया। ऐसा क्यों, यहां पर तो COOS था, हमने यहां पर COO- क्यों क्रिएट किया, क्योंकि आप मीडियम जो बेसिक ले रहे हो, बेसिक मीडियम में यहां पर E2 तो हो जाएगा, लेकिन ये जो H है ये भी आपका रिमूव हो जाएगा। ये जो OH- है ये यहां से H+ को भी एब्स्ट्रैक्ट कर चुका होगा, तो इसीलिए हमें यहां पर ये ऑब्टेन होता है, ना कि यहां पर COOH ऑब्टेन होगा। क्लियर, तो ये एक चीज हम यहां पर ध्यान रख सकते हैं। तो फाइनली हम यहां पर क्या करते हैं, H+ को ऐड कर देते हैं ताकि ये पार्ट इसके साथ कंबाइन कर जाए और ये फिर से यहां पे प्रोटोनेट हो जाए। तो हम इस तरीके से ये प्रोडक्ट यहां पर क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर, तो ये चीज हमें पता होना चाहिए। अब क्वेश्चन में बहुत बार क्या होता है, आपको यहां से जब अल्कोहलिक केओज का रिएक्शन करवाता है तो आपको ऑप्शन में सीधा ये प्रोडक्ट दिखता है, आपको ये प्रोडक्ट नहीं दिखता। क्वेश्चन में डायरेक्टली ये मेंशन करके दे देता है, तो अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली ये भी मेंशन करके दे तो हम इससे ही टिक करेंगे। उस क्वेश्चन का बस ये सेंस है कि वहां पे बाय डिफॉल्ट लास्ट में H+ ऐड कर दिया गया होगा और इस प्रोडक्ट को क्रिएट कर दिया गया होगा। तो क्वेश्चन के लिए बस ध्यान रखिएगा, अगर ऑप्शन में आपको इस पर्टिकुलर रिएक्शन का प्रोडक्ट ये भी देके रखा है तो फिर हम उसे ही टिक करेंगे। क्लियर, तो दिस इज रिगार्डिंग HVZ रिएक्शन। क्लियर, नेक्स्ट जो रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये जब रिएक्शन की हम बात करते हैं, ये रिएक्शन हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। जो हमने प्रीवियस रिएक्शंस कवर किए कार्बोक्सिलिक एसिड के, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। बट इस रिएक्शन का थोड़ा सा आइडिया रखिएगा कि यहां पर किस तरीके से रिएक्शन प्रोसीड हम करा रहे हैं और प्रोडक्ट क्या क्रिएट हो रहा है। तो यहां पर देखिए हमने लिखा क्या है, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब मैं ड्राई की बात करता हूं तो ड्राई का सिंपल सेंस है कि यहां पर मॉइस्चर दैट इज वाटर यहां पे प्रेजेंट नहीं होगा। और जब हम डिस्टिलेशन की बात करते हैं तो डिस्टिलेशन का सिंपल मीनिंग है हीटिंग प्रोसेस। तो यहां पर हम हीट करते हैं, हम हीट किसे करते हैं, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को। क्लियर, तो यहां पर अब देखिए रिएक्शन में हम करते क्या, हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन हम करा रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और यहां पर हम हीट कर रहे हैं। और जो प्रोडक्ट यहां पर आप देख सकते हो ऑब्टेन हो रहा है, इट इज अ कार्बोनिल कंपाउंड। यहां पर हमें एल्डिहाइड कीटोन ऑब्टेन होता है और साथ में मुझे CaCO3 मिल रहा है। इस रिएक्शन में होता क्या है, सबसे पहले जब हम इस एसिड और इस बेस की बात करते हैं, ये हमारा एसिड है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बेस है। जब मैं एसिड और बेस की यहां पर बात करता हूं तो यहां पर एसिड बेस रिएक्शन होता है। एसिड बेस रिएक्शन में यहां पर क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या आपको OH- प्रोवाइड करेगा या आपको H+ प्रोवाइड करेगा। OH- H+ के साथ कंबाइन करके वाटर बाहर हो जाएगा। यहां पर मुझे कितने OH- मिलेंगे, 2। तो यहां पर मुझे 2 OH- मिलेंगे, तो मुझे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर चाहिए होगा कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो ये जो OH- है यहां से H+ को एब्स्ट्रैक्ट किया, ये दोनों वाटर के फॉर्म में बाहर हो गया, तो हमें यहां पर क्या मिलेगा, सॉल्ट यहां पर मिलेगा। और जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करके सॉल्ट क्रिएट करते हैं तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पर हमें कुछ इस तरीके से सॉल्ट ऑब्टेन होने लगेगा, RCO-, RCO- और यहां पे Ca+2। सो दिस इज कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसे जो है वो हम इस तरीके से भी लिख देते हैं, RCOO होल ट्वाइस Ca। ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। तो दिस इज कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जब हम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं तो यहां पर मुझे कार्बोनिल कंपाउंड ऑब्टेन होने लगता है। और ये जो हमने यहां पर हेडिंग लिखा है वो एक्चुअली इसी पार्ट से रिलेट कर रहा है कि जब हम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट कर रहे हैं तो मुझे यहां पर क्या ऑब्टेन हो रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड यहां पर ऑब्टेन हो रहा है। अब ये जो पर्टिकुलर स्टेप है यहां से यहां ये प्रोडक्ट कैसे क्रिएट हुआ, इसका बस मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं। यहां पर ये स्ट्रक्चर जो हमने बनाया, दिस इज कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां पे आपको क्या करना है, इस पूरे पार्ट से CaCO3 को बाहर कर देना है।
कैसे? देखिए यहां पर हम किस तरीके से बाहर कर रहे हैं। अगर मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से CaCO3 को यहां पे बाहर कर दूंगा तो मेरा प्रोडक्ट यहां पर क्रिएट हो जाएगा। यहां पे क्या बचा? R, यहां पे क्या बचा? RCO, और ये R का बॉन्ड जो है वो इस कार्बन से बना दीजिए, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो क्रिएट हो जाएगा, दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड मुझे यहां पर ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चंस की जब हम बात करते हैं तो क्वेश्चंस के लिए बस हम ये ट्रिक यूज करके यहां पर प्रोडक्ट क्रिएट कर देंगे। क्लियर? एक और चीज ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आपको कई बार डायरेक्टली सॉल्ट बना के नहीं देता, आपको क्वेश्चन में इस तरीके से मेंशन करके देता है। तो हमें यहां पर पता होना चाहिए कि पहले तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सॉल्ट क्रिएट होगा और उसके हीटिंग पे फाइनली कार्बोनिल कंपाउंड क्रिएट होगा। और अगर आपको डायरेक्टली कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया और इसको हीट करने बोला तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से यहां पे हम CaCO3 को बाहर करेंगे और फाइनल प्रोडक्ट को क्रिएट कर देंगे। क्लियर? तो ये चीज यहां पर ध्यान रखिएगा। क्लियर? अगर हम इसके क्वेश्चन की बात करें, सपोज क्वेश्चन में आपको ये लिख के दे दिया, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम प्रोपेनोएट गिव्स। क्वेश्चन में लैंग्वेज के फॉर्म में ऐसा लिख के देता है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कैल्शियम प्रोपेनोएट का स्ट्रक्चर क्या होगा। ये किसके कॉम्बिनेशन से बना है? ये बना है प्रोपानोइक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन से। ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्रिएट हुआ होगा और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अब आपको सॉल्ट क्रिएट करना यहां पे आना चाहिए। यहां से H हटाइए, यहां से OH हटाइए, जो रिमेनिंग पार्ट है यहां पे ट्वाइस Ca लिख दीजिए, तो आपका सॉल्ट क्रिएट हो जाएगा। मुझे एसिड के 2 मोल का रिक्वायरमेंट होगा क्योंकि बेस आपको 2 OH प्रोवाइड करके देगा। तो जब मैं इसके सॉल्ट की बात करता हूं तो इसका सॉल्ट जो है वो इस तरीके से बनेगा, CH3 CH2 CO होल ट्वाइस Ca। और इसका ड्राई डिस्टिलेशन कर रहे हैं, मतलब इसे हम हीट कर रहे हैं। तो यहां पर आपसे पूछा है प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो इसका भी तरीका यही है। यहां पे जो शॉर्ट ट्रिक हमने सीखा, CaCO3 को बाहर करके प्रोडक्ट क्रिएट कर दीजिए। तो अगर मैं यहां पर भी इसको इस तरीके से यहां पर बनाऊं, CH3 CH2 CO माइनस, CH3 CH2 CO माइनस, Ca+2, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से अगेन क्या बाहर कर दीजिए? CaCO3 को बाहर कर दीजिए। जैसे ही आप यहां से CaCO3 को बाहर करोगे तो यहां पर आप देख सकते हो 1 2 3, यहां पर 3 कार्बन, और ये जो 2 कार्बन है इसको यहां पर इस कार्बन से अटैच कर दीजिए। तो जो फाइनल प्रोडक्ट यहां पर बनेगा वो हमें एक 5 कार्बन का सिस्टम मिलेगा, जिसमें यहां पर 3rd कार्बन पे आप देख सकते हो C डबल बॉन्ड O आपको दिख रहा है, दैट इज अ कार्बोनिल कंपाउंड यहां पर क्रिएट हो रहा है। तो कभी भी हमें ये क्वेश्चन दे तो सिंपली हम इस ट्रिक को यूज करके यहां पे प्रोडक्ट क्रिएट कर देंगे, बट हमें आइडिया होना चाहिए किसका, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। बिना इसके स्ट्रक्चर को पहचाने हम आगे यहां पर क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्लियर? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक वेरिएशन हमें यहां पर ये देता है, यहां पर आप देखोगे तो हमें 2 डिफरेंट कैल्शियम सॉल्ट दे दिए, कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम एसीटेट। अगर कैल्शियम फॉर्मेट और कैल्शियम एसीटेट हमें दिया है तो यहां पे हमें क्या करना है? सबसे पहले तो हमें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर मैं कैल्शियम फॉर्मेट की बात करूंगा, ये किसके कॉम्बिनेशन से बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और फॉर्मिक एसिड के कॉम्बिनेशन से। तो यहां पर अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका ये सॉल्ट यहां पर इस तरीके से बना सकते हैं, HCOO, ये आपका आया फॉर्मिक एसिड से, और ये Ca आपका आया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये इसका सॉल्ट हो जाएगा। अगर हम कैल्शियम एसीटेट की बात करें, ये एसिटिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन से बना है, तो यहां पर इसका हम ये स्ट्रक्चर के बारे में सोच सकते हैं। क्लियर? तो वो आप इजीली इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्रिएट कर सकते हो। बट ये चीज अब यहां पर ध्यान रखिएगा कि अगर आपको 2 डिफरेंट कैल्शियम सॉल्ट दे तो यहां पर हम क्रॉस प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, और ये क्रॉस प्रोडक्ट मेरा मेजर प्रोडक्ट होगा। कैसे? अगर मैं इसकी बात करूं तो ये इसका इस फॉर्म में हम ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली कैल्शियम फॉर्मेट को हम इस तरीके शो करते हैं। जब हम नॉर्मल तरीके में यहां पे प्रोडक्ट बनाना सीखे थे तो हम क्या करते थे, यहां से CaCO3 को बाहर करते थे। लेकिन अगर 2 डिफरेंट सॉल्ट आपको दे दिया तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट क्रिएट करना है। क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे क्रिएट करेंगे? हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन से CaCO3 को बाहर करेंगे। कैसे बाहर करेंगे ये पार्ट यहां पे देखिए, मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से इस CaCO3 को बाहर कर रहा हूं। जैसे ही मैं यहां से CaCO3 को बाहर करूंगा, इस साइड क्या बचेगा? CH3CO, यहां क्या बचा?
H, तो जो मेरा प्रोडक्ट यहां पर बनेगा वो CH3COH बनेगा और ये मेरा यहां पर मेजर प्रोडक्ट बनता है। अगेन इसके डिटेल्स के बारे में हम डिस्कशन नहीं कर रहे, ये रिएक्शन हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सिंगल सॉल्ट दे तो हम यहां पे सिंपल इस तरीके से प्रोडक्ट बनाएंगे, अगर दो डिफरेंट सॉल्ट दे तो फिर हम क्रॉस प्रोडक्ट को मेजर क्रिएट करेंगे और ये मेरा यहां पर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये एक और पार्ट यहां पर ध्यान रखिएगा। क्लियर? तो दिस इज रिगार्डिंग ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो हम एक और यहां पर देख रहे हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगेन ये उतना इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, बस इसे ध्यान रखिएगा और इसका भी एक शॉर्ट ट्रिक है जो यहां पर हम देखेंगे, उसे ध्यान रखिएगा। यहां पर हम रिएक्शन किसका करा रहे हैं? वेपर्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन पास्ड ओवर MnO at nearly 300 डिग्री सेंटीग्रेड गिव्स कार्बोनिल कंपाउंड। यहां पर भी आपको कार्बोनिल कंपाउंड ऑब्टेन होता है। कब? जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करा रहे हैं MnO के साथ और यहां पे टेम्परेचर नियरली 300 डिग्री सेंटीग्रेड ले रहे हैं, तो आप देख सकते हो यहां पर मुझे एल्डिहाइड ऑब्टेन हो रहा है इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, दैट इज कार्बोनिल कंपाउंड यहां पर क्रिएट हो रहा है। और इसका भी जो प्रोडक्ट बनाने का तरीका है, बस एक शॉर्ट ट्रिक आपको यहां पर बता दे रहा हूं। क्वेश्चन में कभी भी आपको ये प्रोवाइड करके दे तो उस शॉर्ट ट्रिक से हम प्रोडक्ट क्रिएट कर लेंगे। कैसे? यहां पर भी आप देख सकते हो हमें कितने मोल रिक्वायर्ड है? 2 मोल रिक्वायर्ड है और इन 2 मोल के कॉम्बिनेशन से CO2 और H2O, इन दोनों को रिमूव कर दीजिए। मैंने यहां से CO2 और इनके कॉम्बिनेशन से H2O को रिमूव किया। जैसे आप CO2 और H2O को रिमूव करोगे, यहां पे क्या बचा? H, यहां पे क्या बचा? HCO, तो प्रोडक्ट आपका बन जाएगा HCOH, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। यहां पे प्रोडक्ट क्रिएट हो जाएगा। तो बस हम इस पार्ट को यूज करके यहां पे प्रोडक्ट क्रिएट कर देंगे। क्लियर? एक और रिएक्शन की बात करें, सपोज आपको एसिटिक एसिड दे दिया, सिमिलर तरीके से सोचिए, इसका भी हम 2 मोल लेंगे। 2 मोल के कॉम्बिनेशन से यहां पे CO2 और H2O, इन दोनों को बाहर कर दीजिए। बताइए यहां पर क्या बनेगा? CH3COCH3, तो मुझे यहां पर एसीटोन ऑब्टेन होने लगेगा। तो ये मेरा यहां पर प्रोडक्ट हो जाएगा। और यहां पर भी ध्यान रखिएगा, अगर आपको 2 डिफरेंट एसिड दे तो हम यहां पर भी क्रॉस प्रोडक्ट मेजर बनाएंगे। इसका क्या मतलब है? यहां पे हमें 2 डिफरेंट एसिड दिया तो हमने दोनों को लिखा, 1 मोल इसका, 1 मोल इसका। अब इन दोनों के कॉम्बिनेशन से CO2 और H2O को बाहर कर दीजिए। जैसे ही आप यहां से CO2 और H2O को बाहर करोगे, यहां पे क्या बचा? RCOH यहां पर बचा। और इस केस में आप देख सकते हो जो मेरा मेजर प्रोडक्ट बनता है, दैट इज RCOH, कुछ इस तरीके से क्रिएट होता है। तो ये एक और पार्ट यहां पर जो हमने डिस्कस किया, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्लियर?